लोगों ने कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की बेसिक्स देख ली थी, तो अब हम देखते हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के मेथड्स कि कौन कौन से मेथड जो हैं वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में एप्लीकेबल होते हैं। तो फर्स्ट वन है एम्पिरिकल मेथड, इसे हम मॉलिक्यूलर मेथड भी कहते हैं या मॉलिक्यूलर मॉडलिंग भी कहते हैं। सेकेंड वन है सेमी एम्पिरिकल मेथड या सेमी एम्पिरिकल मॉडलिंग। थर्ड वन है एबी इनिशियो मेथड या एबी इनिशियो मॉडलिंग। अब जो एम्पिरिकल मेथड है या मॉलिक्यूलर मॉडलिंग भी इसे कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के साथ डील करता है और इलेक्ट्रॉन्स को निगलेक्ट कर देता है, तो हम इस मेथड को यूज नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स को निगलेक्ट कर देता है, सिर्फ न्यूक्लियस के साथ डील करता है। सेकेंड वन है हमारा सेमी एम्पिरिकल मेथड। सेमी एम्पिरिकल मेथड आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एबी इनिशियो मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सेमी एम्पिरिकल मेथड जो है वो हार्टी-फॉक फॉर्मुलाइजेशन पर बेस करता है या HF फॉर्मुलाइजेशन पे बेस करता है, ठीक है। हार्टी-फॉक मेथड जो है वो एक ओल्ड मेथड है। अब हार्टी-फॉक मेथड हमारे पास क्वांटम का मेथड है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करता है ताकि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चले हमें। लेकिन हार्टी-फॉक मेथड जो है वो हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। क्यों नहीं देता? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है उस तरह से पेयर्ड अप नहीं होते, उस तरह से उनकी पेयरिंग नहीं होती जैसी हार्टी-फॉक ने सपोज की। उसकी सजेशन थी हार्टी-फॉक की, वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रीजन में होगी और सेपरेट सिमेट्री में, मतलब ऑपोजिट साइड पर होंगे, लेकिन उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी, वो एक सिमेट्रिकल रीजन में होंगे या इक्विवेलेंट रीजन में होंगे स्पेस में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन H2 होगा तो इसका मतलब है वहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरे का इलेक्ट्रॉन। तो अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हार्टी-फॉक के अकॉर्डिंग उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में क्या होना चाहिए, उनकी जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है अराउंड द न्यूक्लियस वो सेम होनी चाहिए। तो इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर्ड अप नहीं होते। तो यहाँ इस मेथड से, लेकिन ये जो मेथड था हार्टी-फॉक से, उससे जो रिपल्सिव एनर्जी थी उसको इवेल्युएट किया जा सकता था या रिपल्सिव एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता। तो जो हार्टी-फॉक ने एनर्जी लिमिट दी थी उस एनर्जी लिमिट में और एग्जैक्ट जो इनके पास को रिलेशन एनर्जी निकलती है, क्योंकि हार्टी-फॉक वाला एग्जैक्ट एनर्जी नहीं थी, या हम कहते हैं जो उसने बताई थी, सारा फॉर्मुलेशन बताई थी, वो उससे जो एनर्जी कैलकुलेट होती है वो एग्जैक्ट एनर्जी नहीं थी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया एनर्जी में, जो हार्टी-फॉक ने एनर्जी दी थी वो एनर्जी और जो एनर्जी एक्चुअल में एनर्जी आई, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे कहते हैं कोरिलेशन एनर्जी डिफरेंस। सेमी एम्पिरिकल मेथड जो है वो हम वहाँ पर यूज करते थे जहाँ हार्टी-फॉक मेथड फेल्ड हो गया। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेमी एम्पिरिकल मेथड जो है वो हार्टी-फॉक मेथड पे बेस करता है, या हार्टी-फॉक मेथड से सेमी एम्पिरिकल मेथड्स के का कॉन्सेप्ट मिला था कि सेमी एम्पिरिकल, सेमी का मतलब होता है हाफ या सम, और एम्पिरिकल का मतलब है एक्सपेरिमेंटल, मतलब इसका कुछ पार्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटल होगा और कुछ पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट होगा। तो सेमी एम्पिरिकल में हम एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी होता है और कुछ पार्ट जो है वो इसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है। अब जो सेमी एम्पिरिकल मेथड है उसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं और जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स है या मिसिंग डाटा है उसको फिर हम क्या करेंगे, मतलब अब जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी तो कोई ना कोई उनका डाटा होगा, या वो भी कुछ ना कुछ उनकी पार्टिसिपेशन होगी। तो उस वाले डाटा को हम सेमी एम्पिरिकल की लैंग्वेज में कहते हैं मिसिंग डाटा या निगलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मिसिंग डाटा होगा, क्योंकि ये सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील कर रहे हैं जो सेमी एम्पिरिकल मेथड है, तो जो मिसिंग डाटा है या निगलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हम क्या करेंगे, हम अप्रॉक्सीमेटेड डाटा फीड कर देते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे पास ओवरऑल डाटा है वो ये डाटा है, अप्रॉक्सीमेटेड डाटा। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मोस्टली कोर इलेक्ट्रॉन्स में इतनी चेंजिंग नहीं आती, बिल्कुल माइनर सी चेंज आती है, अगर चेंज आए भी तो वो चेंज जो है वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अप्रॉक्सीमेटेड डाटा फीड कर देते हैं और वहाँ से जो बाकी हमारे पास, उसे मिसिंग डाटा कहते हैं, तो मिसिंग डाटा को हम रिप्लेस कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटेड डाटा के साथ। अब ये जो सेमी एम्पिरिकल मेथड है ये बहुत फास्ट मेथड होता है। इस मेथड में हमारे पास ये एक मेथड नहीं है, सेमी एम्पिरिकल मेथड में
बहुत सारे मेथड्स आते हैं, मतलब हम बहुत सारे मेथड्स को कलेक्टिवली कहते हैं कि ये सेमी इंपीरिकल कैलकुलेशंस हैं या सेमी इंपीरिकल मेथड्स हैं। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी इंफॉर्मेशन देते हैं, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब जितने हमारे पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम लोगों ने इसी सेमी इंपीरिकल मेथड्स के थ्रू स्टडी किया है। उनकी बॉन्ड एनर्जीज, उनकी बॉन्ड लेंथ, उनकी हीट ऑफ एनर्जीज या हीट ऑफ फ्यूजन, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उनके बारे में, उनके ज्योमेट्रीज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, वो सारी की सारी सेमी इंपीरिकल मेथड से मिली। और सेमी इंपीरिकल मेथड जो है वो कंप्यूटेशनल मेथड है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का मेथड है। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो है वो हमारे पास है हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये फर्स्ट सेमी इंपीरिकल मेथड था, इसको HMO भी कहते हैं, ठीक है, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के बारे में स्टडी की। सेकंड हमारे पास आ जाती है PPP, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्राइजर पार पोपल। ये मेथड सेकंड मेथड है, और ये मेथड हमारे पास, इसे कहते हैं हम हक्कल थ्योरी का या हक्कल मेथड की एक्सटेंशन है। हक्कल मेथड में थोड़ी हमने मॉडिफिकेशन की है, और इस मेथड को हमने हीट्रो एटम्स के लिए यूज किया है। वहाँ यूज होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, तो वहाँ पर हम किसी भी एटम की स्टडी कर सकते हैं, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी कर सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इतना ज़्यादा ना हो। इसके अलावा ये जो एरोमेटिसिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के लिए। डिफरेंट मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं या उनका क्या इफेक्ट होता है किसी भी एटम में। ये जो पैरामीटाइज्ड है इसको हम कहते हैं कि ये जो इंटायर हमारे पास कोर होता है, जैसे मैंने आपको बताया मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम रिप्लेस कर दें अप्रॉक्सीमेटेड डाटा से, जो मिसिंग डाटा है उसे हम अप्रॉक्सीमेटेड डाटा से रिप्लेस कर दें, तो उसे हम कहते हैं कि ये पैरामीटाइज्ड एक्सप्रेशन है या पैरामीटाइज्ड हमारे पास अफेक्ट है। थर्ड मेथड हमारे पास है CNDO मेथड, कंप्लीट निगलेक्ट ऑफ डिफरेंशियल ओवरलैप। ये सिंपलेस्ट मेथड है जिसमें हम डिफरेंशियल ओवरलैप को निगलेक्ट कर देते हैं। यानी जितने मॉलिक्यूल्स हैं हम इसकी स्टडी करते हैं थ्रू CNDO मेथड। तो ये भी इनिशियल मेथड की जो इनिशियल गेस है, मतलब उसके बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन है, वो ये मेथड CNDO मेथड देते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की जब हमने स्टडी करनी होती है तो उसके लिए हम या तो सेमी इंपीरिकल मेथड यूज करेंगे या AB इनिशियल मेथड। सेमी इंपीरिकल मेथड जो है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू AB इनिशियल मेथड। लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम स्टडी नहीं कर पाते थ्रू सेमी इंपीरिकल मेथड, तो हम वहाँ से सेमी इंपीरिकल मेथड से उसके बारे में इनिशियल गेस मिल जाता है, फिर उसके बाद उसकी हम AB इनिशियल कैलकुलेशंस के थ्रू उसकी ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है या बॉन्ड लेंथ या जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वन है MINDO मेथड। इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड इंटरमीडिएट निगलेक्ट ऑफ डिफरेंशियल ओवरलैप। तो ये वाला मेथड जो है ये फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक हमारे पास है MINDO1 टाइप, सेकंड है MINDO2 टाइप, और थर्ड वन है MINDO3 टाइप। तो ये जो MINDO3 टाइप है ये मोस्ट रिलायबल मेथड है। ये 1975 में इंट्रोड्यूस हुआ था। AB इनिशियल कैलकुलेशन कर रही है तो उसका इनिशियल गैस हम इस मेथड से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है MNDO मेथड। तो ये है मॉडिफाइड निगलेक्ट ऑफ डायटोमिक ओवरलैप। ये क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स, ये भी ऑर्गेनिक सिस्टम्स के बारे में हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो इनकरेक्ट रिजल्ट्स थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है INDO मेथड, इंटरमीडिएट निगलेक्ट ऑफ डिफरेंशियल ओवरलैप। ये भी ऑर्गेनिक सिस्टम्स के लिए यूज होता था, लेकिन अब ये जो है ये मेथड AM3 मेथड या AM1 मेथड और PM3 मेथड से रिप्लेस हो चुके हैं। अगर MINDO मेथड जो है वो अवेलेबल ना हो तो हम इनिशियल गेस के लिए इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रेफर हम पहले वाले को करते हैं, MINDO मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमारे पास ZINDO मेथड है, इसे जर्नर्स INDO मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका नेम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक INDO मेथड। इससे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है।
और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जितने ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी मॉडलिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। हम लोग जितनी यूवी ट्रांजिशंस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है, क्यूज है उनकी ज्योमेट्री के बारे में एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती उनकी। जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है SINDO1 मेथड, सिमेट्रिकली ऑर्थोगोनलाइज्ड इंटरमीडिएट निग्लेक्ट ऑफ डिफरेंशियल ओवरलैप मेथड। ठीक है, ये हमारे पास सेमी इंपीरिकल मेथड भी है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी। से बाइंडिंग एनर्जीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो में जितने ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा उनकी ज्योमेट्रीज, जितनी ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी ज्योमेट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ये प्रिडिक्ट करता है हीट ऑफ फॉर्मेशंस को। जितने जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ग्राउंड स्टेट्स की जो मॉडलिंग है या प्रिडिक्शन है वो भी थ्रू SINDO मेथड हुई है। और इसके अलावा अब मोस्ट रिसेंट जो स्टडी हुई है उसमें फोटोकेमिस्ट्री और बाकी ट्रांजिशन मेटल्स के रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सटेंड इसी मेथड के थ्रू हुए हैं। फिर नेक्स्ट मेथड है हमारे पास PRDDO मेथड। इसे कहते हैं पार्शियल रिटेंशन ऑफ डायटोमिक डिफरेंशियल ओवरलैप मेथड। तो ये मेथड यूज कहाँ पे होता है? ये मेथड यूज होता है स्टडी के लिए होती है, तो उनके लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक्स उनके लिए, सॉलिड स्टेट कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है और पॉलीमर की स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग ये PRDDO मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स आते हैं इसी के बीच में, ये जो कंपाउंड्स हैं, पॉलीमर हो गया या सॉलिड स्टेट कैलकुलेशन जितनी भी हैं। सॉलिड स्टेट कैलकुलेशन का मतलब है जितनी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स हैं, जैसे हमारे पास एक्स रे डायफ्रैक्शन है, SEM है, जितने हम लोगों ने TGA है, जितनी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स के बारे में आप लोग जानते हैं, उन सबको सॉलिड स्टेट में स्टडी करते हैं। AM1 मेथड, इसको हम कहते हैं ऑस्टन मॉडल 1 मेथड। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड यही है। मतलब ये मेथड जो है ये हमारे पास जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी मॉडलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और ये MNDO मेथड, जो हम लोगों ने MNDO मेथड देखा था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की प्रिडिक्शन देती है, उससे ज़्यादा एक्यूरेट हमें AM1 मेथड से प्रिडिक्शन मिलती है हीट ऑफ फॉर्मेशन की। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है PM3 मेथड या पैरामीटराइजेशन मेथड 3। तो ये इसमें जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है या इसकी जो इक्वेशंस हैं वो सेम AM1 मेथड जैसी। मेथड जो है वो बॉन्ड एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और AM1 मेथड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मतलब ये दोनों मेथड जो हैं ये मिल के हमें किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हमें स्टडी करनी हो तो बेटर स्टडी के लिए AM1 और PM3 मेथड, दोनों मेथड्स का यूज होता है। PM3TM मेथड, ये PM3 में थोड़ी एक्सटेंशन की है, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स के यूज करते हैं, हमने इसमें d ऑर्बिटल्स को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो PM3 मेथड जो है ये हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइड फॉर्म है। तो यहाँ से हम इसकी ज्योमेट्रीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट जो फ्रेंस्की हॉल मेथड है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मॉडिफिकेशन है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए इनऑर्गेनिक मेटल लिगेंड सिस्टम जो है उसके लिए यूज करते हैं। और ये मेथड जो है ये यूज होता है पैरामीटाइज्ड और अनपैरामीटाइज्ड दोनों के लिए। मतलब जो अगर हम लोगों ने निगलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको स्टडी करना है तो भी हम ये यूज कर सकते हैं। अगर हमने निगलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या जो निगलेक्टेड डाटा है उसे अगर हमने स्टडी नहीं करना तो भी हम लोग ये मेथड, फ्रेंस्की हॉल मेथड, यूज कर सकते हैं। टाइप निगलेक्ट ऑफ डिफरेंशियल ओवरलैप मेथड, ये भी सेमी इंपीरिकल मेथड है। इसमें हम NMR केमिकल शिफ्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये लास्ट मेथड है SEM1 मेथड, तो इसे कहते हैं सेमी ab initio 1 मेथड। ये बाकी सारे मेथड से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये जो हमने हार्टी-फॉक, मैंने स्टार्ट में बताया है आपको कि हार्टी-फॉक कैलकुलेशन थी या अप्रॉक्सीमेशन थी, ये उसमें उसके कुछ इंटीग्रल्स को निगलेक्ट कर देते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन आती है इससे रिलेटेड, मतलब जो कोरिलेशन इफेक्ट का भी मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास स्टार्ट में कोरिलेशन इफेक्ट जो है वो हार्टी-फॉक मेथड और ओरिजिनल जो एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी उनके बारे में, जो उनमें जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आता है या डिफरेंस आता है दोनों में, तो उसे हम कहते हैं कोरिलेशन इफेक्ट। तो ये उसके इफेक्ट को भी एस्टिमेट करता है SEM1 मेथड। और इसके अलावा ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है।
लास्ट में हम लोग देख लेते हैं सेमी एम्पिरिकल मेथड्स की एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है कि ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हमारे पास जो केमिकल सिंथेसिस है या केमिकल प्रोसेस है उसको डिज़ाइन करने में हेल्पफुल है। ग्रॉस एरर्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा में, बहुत ही स्मॉल एरर्स, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। ये सेमी एम्पिरिकल मेथड्स उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर जो ज्योमेट्रीज होती हैं अनयूजुअल मॉलिक्यूल्स की, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर ट्रांजिशन स्टेट जो है मॉलिक्यूल्स की, वो उनको हम कंप्यूट कर सकते हैं, उनके मॉलिक्यूलर मेथड्स को स्टडी कर सकते हैं थ्रू सेमी एम्पिरिकल मेथड। इसके अलावा सेमी एम्पिरिकल मेथड जो है वो मैंने आपको बताया कि जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जितनी क्वांटम लेवल पर हम स्टडी करते हैं या माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं, उन सब के बारे में ये इंफॉर्मेशन देते हैं।